नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी पुस्तक के अंदर की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने पूरी दार्शनिक दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इमैनुएल कांट की महान कृति शुद्ध तर्क की आलोचना। यह किताब केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया की जांच पड़ताल है। तो आप तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम मिलकर समझेंगे हम वास्तव में ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं। इस यात्रा में मैं आपको हर उस महत्वपूर्ण मोड़ पर रोकूंगा जहां कांट ने सवाल उठाया, उत्तर दिया और गहराई से सोचने को मजबूर किया। लेकिन उससे पहले आइए थोड़ा इस महान विचारक के बारे में जान लेते हैं। इमानुएल कांट 18वीं सदी का एक ऐसा दार्शनिक जिसने दर्शन की दुनिया की दिशा ही बदल दी। वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी दिनचर्या इतनी नियमित थी कि लोग कहते थे कि उसके पड़ोसी उसकी शाम की सैर के समय से ही अपनी घड़ियां ठीक करते थे। लेकिन इस साधारण जीवन ने एक असाधारण दिमाग को जन्म दिया। एक ऐसा दिमाग जो मानवीय ज्ञान की नींव को हिलाकर रख देना चाहता था। सोचिए, क्या आप अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं वो बिल्कुल सच है? क्या आपका दिमाग दुनिया को वैसे ही समझता है जैसे वह है, या फिर वो उसे अपनी बनाई हुई किसी टेम्पलेट से देखता है? ये वही सवाल है जिनके बीज कांट ने इस महाग्रंथ में बोए थे। ह्यूम की जागृति और कांट का महासवाल। कांट से पहले दर्शन शास्त्र में एक बड़ा सवाल चल रहा था जो डेविड ह्यूम ने उठाया था। ह्यूम ने कहा था कि हम कारण परिणाम संबंध को कभी अपनी आंखों से नहीं देखते। हम सिर्फ देखते हैं कि एक गेंद दूसरी गेंद से टकराती है और फिर दूसरी गेंद हिलती है। ह्यूम के हिसाब से यह हमारा दिमाग ही है जो इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता बना देता है। लेकिन कैसे? इस सवाल ने कांट की नींद उड़ा दी। तो इसी अध्याय की महत्ता यह है कि यहीं से कांट की यात्रा शुरू होती है। ये अध्याय एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या ह्यूम सही थे? क्या हम बिल्कुल भी दुनिया को जैसी है वैसी जान सकते हैं? इस अध्याय में कोई कहानी के घटनाक्रम नहीं है बल्कि वैचारिक भूकंप है। कांट दो मुख्य अवधारणाएं पेश करते हैं। एक, विश्लेषणात्मक बनाम संश्लेषणात्मक निर्णय। कांट बताते हैं कि कुछ कथन ऐसे होते हैं जो सिर्फ परिभाषाएं होती हैं, जैसे एक कुंवारी विवाहिता नहीं होती। ह्यूम का दर्शन इसी पर अटका रह जाता था। 2, अनुभव से पूर्व बनाम अनुभव के पश्चात का ज्ञान। अनुभव से पूर्व वो ज्ञान है जो हमें अनुभव से पहले होता है, जैसे 2 + 2 4। अनुभव के पश्चात अ पोस्टेरियोराई वो ज्ञान है जो हमें अनुभव के बाद मिलता है, जैसे आज बारिश हो रही है। कांट का मकसद यहां सिर्फ ह्यूम का जवाब देना नहीं था। वो तो एक ऐसा दार्शनिक परमाणु बम बनाना चाहते थे जो ह्यूम के संदेहवाद को उड़ा दे और ये बताएं कि हमारा ज्ञान कैसे काम करता है। वो आपको, श्रोता को, ये एहसास कराना चाहते हैं कि आपकी सोच अब तक जो स्वाभाविक लगती थी वो असल में कितनी जटिल है। वो आपके दिमाग की फैक्ट्री के अंदर ले जाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि वहां अवधारणाएं कैसे जुड़ती है। कांट के दिमाग में क्या चल रहा था? एक गहरी बेचैनी। ह्यूम ने पूरे विज्ञान की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। अगर कॉज एंड इफेक्ट सिर्फ एक आदत है तो फिर भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जैसा विज्ञान क्या है? क्या वह भी सिर्फ एक आदत है? कांट इस अनिश्चितता से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उनकी मनोदशा में आशा है, ये मानने की इच्छा कि हम दुनिया को समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक कड़वी ईमानदारी भी है कि हम उसे बिल्कुल कच्चे रूप में कभी नहीं समझ पाएंगे। ह्यूम की आलोचना उस संदेहवाद का प्रतीक है जो हर इंसान को अपने ज्ञान पर शक करने पर मजबूर कर सकता है। मॉन्यूमेंटल विचार अतीन्द्रिय आदर्शवाद का संकेत है। वो विचार की दुनिया 2 हिस्सों में बनती है, फिनोमेना जो हमें दिखाई देती है और नोमेना जो असल में है। ये अध्याय उसी बम को सक्रिय करने का बटन दबा रहा है जो आगे जाकर दर्शन शास्त्र की दुनिया हिला देगा।
अगर आप इसे गहराई से सुनते हैं तो ये आपको बौद्धिक रूप से कमजोर बना देता है। ये आपको अपनी सबसे बुनियादी मान्यताओं, जैसे कि चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। ये एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता पैदा करता है कि आगे क्या होगा। कांट ने आपकी सोच को बेचैन कर दिया है, अब वो आपको ठीक भी करेंगे। ये अध्याय पूरी किताब के सबसे बड़े थीम, मानवीय ज्ञान की सीमाएं और संभावनाएं का सीधा साधा दरवाजा है। कांट ये नहीं कह रहे कि हम कुछ नहीं जान सकते, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम कैसे जानते हैं। वो हमारे ज्ञान की मशीनरी को उल्टा खोल रहे हैं, रिवर्स इंजीनियर। इसलिए ये पहला अध्याय सिर्फ एक शुरुआत है। ह्यूम ने जो सवाल उठाया उसका जवाब देने के लिए कांट को अपनी पूरी आलोचना लिखनी पड़ेगी। ह्यूम की आवाज ने कांट को जगाया और कांट ने पूरा दर्शन शास्त्र जगाने का फैसला कर लिया। ह्यूम ने कहा था कि हम कभी कारण परिणाम को नहीं जान सकते। कांट ने इस अध्याय में उसी सवाल को उठाया है, लेकिन याद रखिए, कांट यहां रुकने वाले नहीं हैं। वो आगे जाकर ये साबित करेंगे कि ह्यूम ने जिस कारण परिणाम पर संदेह किया था वो असल में हमारे दिमाग की वो टेम्पलेट है जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। आप सोचिए, आपका अपना दिमाग, आपके सोचने का तरीका, वो आपको दुनिया दिखाने से पहले ही उसे एक आकार दे चुका होता है। जैसे आपका स्मार्टफोन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ नहीं है, वैसे ही आपका अनुभव स्पेस, टाइम और कॉजेशन के बिना कुछ नहीं है। कांट आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाने वाले हैं। हमने देखा कि कैसे कांट ने ह्यूम के सवाल को उठाया और हमारे ज्ञान के स्वभाव पर सवाल खड़ा किया। अब वो इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी शुरुआत होती है हमारी अनुभूति से, यानी दुनिया को देखने, सुनने, महसूस करने की हमारी क्षमता से। सोचिए, आप अपने आसपास की हर चीज को एक जगह में और एक समय में होते हुए देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या ये दुनिया का असली स्वरूप है या कोई और ही रहस्य है? कांट ने हमें बताया कि हमें एक ऐसे ज्ञान की तलाश है जो अनुभव से पहले हो, लेकिन फिर भी हमारे अनुभवों के बारे में कुछ नया बता सके। अब इस अध्याय में वो इसकी संभावना तलाशते हैं। वो पूछते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो हमारे अनुभव से पहले भी मौजूद है और हर अनुभव को संभव बनाता है? कांट इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हां, ऐसी दो चीजें हैं, और वो है स्पेस, अंतरिक्ष, और टाइम, समय। कांट कहते हैं, स्पेस हमारे बाहरी अनुभवों का एक अनिवार्य रूप है। हम किसी भी चीज को स्पेस के बाहर कल्पना भी नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज नेक्स्ट टू समथिंग एल्स। टाइम हमारे आंतरिक अनुभवों का अनिवार्य रूप है। हमारा हर विचार, हर फीलिंग एक के बाद एक टाइम के ढांचे में ही घटित होती है। ये कोई बाहरी चीजें नहीं है जो हमने दुनिया में देखकर सीखी है, बल्कि ये हमारे दिमाग के वो फिल्टर हैं जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते और समझते हैं। कांट का इरादा यहां एक कोपर्निकन रिवॉल्यूशन की नींव रखना है। वो ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान की खोज बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की संरचना में छिपी है। वो श्रोता को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो वस्तु जैसी अपने आप में नहीं है, बल्कि वस्तु का वह रूप है जो हमारे अपने स्पेस और टाइम के चश्मे से देखने पर दिखाई देता है। इसे फेनोमेनन कहते हैं। कांट यहां एक वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं। वो ह्यूम के संदेह से उबरने का एक ठोस तार्किक रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनका मन एक ऐसी नींव की तलाश में है जो हिलाए नहीं हिल सके, और उन्हें ये नींव हमारी अपनी चेतना की सबसे बुनियादी संरचनाओं में मिल जाती है। ये एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा करने वाली खोज है। स्पेस और टाइम ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म के महल की पहली 2 ब्रिक्स है। ये इस बात का फोरशैडोइंग है कि कांट का पूरा सिस्टम हमारे मन की सक्रिय भूमिका पर आधारित होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इस बात के सिंबल हैं कि मन दुनिया का एक निष्क्रिय रिसीवर मात्र नहीं,
बल्कि एक सक्रिय ऑर्गेनाइजर और सेपर है। यहीं से वह रास्ता शुरू होता है जो आगे जाकर कॉजेशन जैसी श्रेणियों तक पहुंचेगा। ये अवधारणा सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत माइंड ब्लोइंग है। ये आपको दुनिया देखने के अपने तरीके पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। एक पल के लिए लगता है जैसे आप मैट्रिक्स जैसी किसी सिम्युलेटेड रियलिटी में फंसे हो, जहां आपकी रियलिटी के नियम आपके अपने दिमाग ने बनाए हैं। ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल क्लॉस्ट्रोफोबिया भी पैदा कर सकती है। क्या हम वास्तविकता को कभी नग्न आंखों से देख भी पाएंगे? ये अध्याय पूरी किताब के सबसे बड़े थीम, हम क्या जान सकते हैं और क्या नहीं, का आधार तैयार करता है। अगर स्पेस और टाइम हमारे परसेप्शन के फॉर्म्स हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमेशा इन्हीं के दायरे में रहने वाला है। यही वो सीमा रेखा है जो आगे चलकर नॉमिना की दुनिया से हमें अलग कर देगी। ये कांट के पूरे प्रोजेक्ट की फर्स्ट नेसेसरी स्टेप है। तो कांट ने हमें हमारी पहचान करवा दी है। हम उस मछली की तरह है जो पानी के बिना कुछ जानती ही नहीं। स्पेस और टाइम हमारा पानी, हम इनके बाहर सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये कोई सीमा नहीं बल्कि एक ताकत है। इसी की बदौलत हम गणित जैसा निश्चित और यूनिवर्सल ज्ञान हासिल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि गणित मूल रूप से स्पेस, ज्यामिति और टाइम अंकगणित के नियमों पर ही तो काम करता है। और चूंकि ये नियम हमारे अपने दिमाग में पहले से मौजूद है, इसलिए हमें दुनिया में हर जगह एक ही तरह के नियम दिखाई देते हैं। कांट ने ह्यूम को जवाब देने का पहला हथियार ढूंढ लिया है। अब वो इससे भी आगे बढ़ेंगे। अगले पड़ाव पर हम हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग की प्रयोगशाला में घुसेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग सेंस डेटा को कॉन्सेप्ट्स में ढालता है। पिछली अध्याय में हमने अपनी अनुभूति के थिएटर में प्रवेश किया था और देखा था कि कैसे स्पेस और टाइम वे अपरिहार्य स्क्रीन हैं जिन पर दुनिया के दृश्य प्रकट होते हैं। लेकिन एक थिएटर में स्क्रीन अकेली क्या करेगी? उसे एक प्रोजेक्टर, एक डायरेक्टर, एक एडिटर की जरूरत होती है जो रॉ फुटेज को एक सार्थक कहानी में बदल दे। सोचिए, आपकी आंखें केवल रंग और आकृतियां देखती है, आपके कान केवल ध्वनि की तरंगे सुनते हैं। ये रॉ डेटा है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत इन्हें एक लाल गाड़ी, एक चिड़िया की आवाज में बदल देता है। कैसे? यही वो रहस्य है जिसे कांट इस अध्याय में सुलझाते हैं। वो ह्यूम के उस सवाल का अंतिम जवाब देने जा रहे हैं। कारण और प्रभाव जैसी चीजें हमारे दिमाग में आती कैसे हैं? ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक ने हमें दिखाया कि अनुभव कैसे संचित होता है। अब ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक ये बताएगा कि हम उस अनुभव को समझ कैसे पाते हैं। कांट अब हमारी समझ की प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। कांट का तर्क एक जीनियस की तरह है। वो कहते हैं, जिस तरह से हम बोलते और सोचते हैं, उसका विश्लेषण करके हम उन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का पता लगा सकते हैं जिनके बिना सोचना असंभव है। कांट ने तर्कशास्त्र से लिए गए हर संभव प्रकार के वाक्य की एक सूची बनाई। उन्होंने दिखाया कि इन हर एक प्रकार के वाक्य के पीछे एक बुनियादी श्रेणी या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। इन्हीं को कैटेगरीज कहा जाता है। कांट ने इनकी एक प्रसिद्ध तालिका बनाई जिसमें 12 श्रेणियां हैं, जैसे एकता, अनेकता, समग्रता, सत्ता, अनिस्तित्व, सीमा, कारण, आधार, आकस्मिकता, निर्भरता, संभावना, अस्तित्व, आवश्यकता। ये श्रेणियां हमारे दिमाग के वे टूल्स या फिल्टर हैं जो सेंस डेटा, जो स्पेस और टाइम के थ्रू आया है, पर लगते हैं और उसे एक व्यवस्थित, मीनिंगफुल अनुभव में बदल देते हैं। कांट का इरादा यहां ह्यूम को पूरी तरह से खारिज करना है। ह्यूम ने कहा था कि कॉजेशन हमारी एक आदत मात्र है। कांट साबित करना चाहते हैं कि ये कोई आदत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक अनिवार्य श्रेणी है। बिना इसके कोई भी अनुभव असंभव है। वो श्रोता के मन में ये बात बैठाना चाहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान भरोसेमंद है, क्योंकि ये हमारी अपनी बुद्धि की संरचना पर आधारित है, न कि किसी बाहरी संदेहास्पद दुनिया पर। कांट यहां
एक सर्वशक्तिमान वास्तुकार की तरह महसूस कर रहे होंगे। वो ह्यूम के संदेह के गहरे गड्ढे से निकलकर ज्ञान के एक ऐसे महल की नींव रख रहे हैं जो अटल है। उनका आत्मविश्वास चरम पर है। वो दिखा रहे हैं कि मनुष्य का मन निष्क्रिय नहीं है, ये सक्रिय रूप से अपने अनुभवों का निर्माण करता है। ये एक लिबरेशन का एहसास है। ये श्रेणियां विज्ञान के नियमों के निर्माता के रूप में मनुष्य के सबसे बड़े प्रतीक हैं। कांट का फेमस कोट, अनुभव से स्वयं अपने नियम नहीं लेता, बल्कि ये प्रकृति को नियम थोपता है। ये अध्याय इस बात का फोरशैडोइंग है कि अब कांट तर्क की सीमाओं की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये श्रेणियां केवल अनुभव की दुनिया पर ही लागू होती हैं, तो फिर इन्हें उन चीजों पर लागू करने की कोशिश करना जो अनुभव से परे हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, एक भयंकर भूल होगी। और यही अगले बड़े भाग ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक का विषय होगा। इस अवधारणा का प्रभाव सशक्तिकरण और एक साथ विचलित करने वाला दोनों है। एक तरफ ये जानकर ताकत मिलती है कि आपका अपना दिमाग ही वास्तविकता का वास्तुकार है। आप वैज्ञानिक हैं क्योंकि आपका दिमाग वैज्ञानिक है। दूसरी तरफ एक डर भी पैदा होता है, क्या मैं कभी भी वास्तविकता तक पहुंच पाऊंगा, या मैं हमेशा अपने ही दिमाग के बनाए हुए महल में कैद रहूंगा। ये एक भव्य और एकांगी कारावास जैसा है। ये अध्याय पूरी किताब के केंद्रीय उद्देश्य शुद्ध तर्क की आलोचना को पूरा करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। कांट ने हमारे ज्ञान के मशीनरी के सभी पुर्जों को अलग अलग करके दिखा दिया है। अब वो ये कहने की पोजीशन में है कि इस मशीनरी की अपनी सीमाएं हैं। ये केवल फिनोमेना की दुनिया में ही काम कर सकती है। इसे नोमेना की दुनिया पर जबरन लागू करना एक ऐसी मशीन को समुद्र में फेंकने जैसा होगा जो केवल जमीन पर चलने के लिए बनी है। ये डूब जाएगी और यही आगे की त्रासदी का कारण बनेगा। तो कांट ने ह्यूम को हरा दिया है। कॉजेशन हमारी आदत नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन इस जीत की कीमत क्या है? इसकी कीमत है वस्तु स्वयं में तक पहुंच की समाप्ति। कांट ने हमें एक ऐसी कार दी है जो पूरी दुनिया में दौड़ सकती है, लेकिन यह भी बता दिया कि इस कार का ईंधन केवल उसी सड़क पर चल सकता है जो हमारे अपने दिमाग ने बनाई है। उस सड़क के बाहर का लैंड है नोमेना। हम उसे देख तो सकते हैं, लेकिन उसमें कभी ड्राइव नहीं कर सकते। अगला पड़ाव इसी संकट की ओर ले जाएगा। जब हमारा तर्क इस सीमा को पार करने की कोशिश करेगा, तो वो भटकाव और विरोधाभासों के जाल में फंस जाएगा। ये यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। जैसे स्विच दबाने पर बल्ब जलना, तो याद रखिए, ये कोई बाहरी नियम नहीं है। ये आपके अपने दिमाग का वो नियम है जिसने इस ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित जगह बनाया है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक सक्रिय भागीदार हैं। पिछले अध्यायों में हमने उस थिएटर का मंच तैयार होते देखा जहां हमारा अनुभव घटित होता है, स्पेस और टाइम। और फिर हमने उसके पर्दे के पीछे झांका और वो डायरेक्टर देखा जो इन सभी घटनाओं को अर्थ देता है, हमारी समझ और उसकी श्रेणियां। लेकिन एक समस्या थी, ये डायरेक्टर, ये तर्क अपनी शक्ति से इतना मदांध हो गया कि वो थिएटर की सीमाओं से बाहर निकलना चाहने लगा। वो उन चीजों के बारे में निश्चित ज्ञान पाना चाहता था जिन्हें कभी भी मंच पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे ईश्वर, आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। सोचिए, क्या ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, या ये अनंत काल से अस्तित्व में है? क्या हमारी आत्मा अमर है? क्या एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है? ये वे सवाल हैं जिन्होंने सदियों से मनुष्य को उलझाया है। और अब कांट हमें दिखाएंगे कि जब हमारा तर्क इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, तो वो स्वयं अपने ही जाल में कैसे फंस जाता है। यह है ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक का खतरनाक और रोमांचक क्षेत्र। ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक ने हमें वह दिया जो हम जान सकते हैं, विज्ञान का स्थिर ज्ञान। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक हमें वह दिखाएगा जहां हमारा तर्क विफल हो जाता है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं। कांट का लक्ष्य यहां तर्क की उस अति महत्वाकांक्षा की आलोचना करना है
जो उसे अनुभव की दुनिया से परे जाने की इजाजत नहीं देती। कांट का सबसे ब्रिलियंट मूव यह है कि वह दिखाते हैं कि जब तर्क इन पारलौकिक सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है तो वो खुद के विरोधाभासी परिणामों में फंस जाता है। वो इन्हें एंटिनोमीज कहते हैं, ऐसे विरोधाभास जहां दोनों विपरीत दावे एक जैसे तार्किक और प्रामाणिक लगते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी। ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं थी, ये अनंत है। घटनाएं केवल प्रकृति के नियमों से नहीं चलती, कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, सब कुछ प्रकृति के नियम से चलता है। दोनों ही पक्ष तर्क से सिद्ध किए जा सकते हैं। ये तर्क की एक भयानक पराजय है। कांट का इरादा यहां तर्क को शुद्ध करना नहीं, बल्कि उसे विनम्र बनाना है। वो हमें एक चेतावनी देना चाहते हैं, देखो ये तुम्हारी सीमा है, इसे पार मत करो। वो श्रोता के मन में एक गहरी विनम्रता का भाव भरना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर जैसे विषय ज्ञान के विषय नहीं, बल्कि विश्वास या आस्था के विषय है। ये साइंस और रिलीजन के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचने का ऐतिहासिक प्रयास है। दार्शनिक मनोविज्ञान। कांट यहां एक डॉक्टर की तरह है जो अपने मरीज तर्क को एक खतरनाक बीमारी भ्रम से बचा रहा है। उनकी मनोदशा चिंतित लेकिन दृढ़ है। वो तर्क को बचाना चाहते हैं, उसे नष्ट नहीं करना चाहते। उनमें एक तरह की दया है। वो जानते हैं कि ये भटकाव मनुष्य की प्रकृति में है, लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। ये एक प्रोटेक्टिव और कोरेक्टिव साइकोलॉजी है। ये एंटिनोमीज तर्क के आइकन की कहानी के प्रतीक है। जिस तरह आइकन ने सूर्य के बहुत पास उड़ने की कोशिश की और उसके पंख पिघल गए, उसी तरह तर्क जब अनुभव के सूर्य से बहुत दूर नोमेना की ठंडी और अंधेरी ऊंचाइयों में उड़ने की कोशिश करता है तो वो विफल हो जाता है और विरोधाभासों में गिर जाता है। ये अध्याय इस बात का फॉरशैडोइंग है कि कांट आगे चलकर व्यावहारिक तर्क की ओर मुड़ेंगे, यानी नैतिकता, मॉरलिटी की। अगर ज्ञान हमें ईश्वर तक नहीं ले जा सकता तो शायद नैतिक कार्य करने की हमारी इच्छा ले जा सकती है। इस अध्याय का प्रभाव गहरा विस्मय और एक तरह की निराशा है। ये आपको बौद्धिक रूप से लकवाग्रस्त कर सकता है। जब आप देखते हैं कि दो विपरीत बातें एक जैसे तार्किक लगती हैं, तो आपका विश्वास उठने लगता है। क्या तर्क व्यर्थ है? ये एक ऐसी खाई के किनारे खड़े होने जैसा है जहां नीचे केवल अंधकार है, लेकिन साथ ही ये एक मुक्ति भी है। अब आप इन लड़ाइयों, विज्ञान बनाम धर्म, नियतिवाद बनाम स्वतंत्र इच्छा से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कांट ने दिखा दिया कि ये लड़ाइयां अर्थहीन हैं। ये सवाल ही गलत है। ये अध्याय पूरी किताब के शीर्षक शुद्ध तर्क की आलोचना को सार्थक करता है। आलोचना यहां नकार नहीं, बल्कि सीमा निर्धारण है। कांट ने पूरी किताब में यही किया है। उन्होंने तर्क की शक्ति और उसकी सीमा दोनों को चिन्हित किया है। ये अध्याय कांट के पूरे प्रोजेक्ट का क्लाइमैक्स है, वो पॉइंट जहां वो हमें बताते हैं कि बस यही रुक जाओ, आगे का रास्ता बंद है। तो कांट ने हमें एक ऐसी लड़ाई से मुक्त कर दिया है जिसे जीता नहीं जा सकता। उन्होंने हमारे हाथ से वो हथियार छीन लिया है जिसे हम गलत जगह इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है। कांट हमें एक नए मोर्चे की ओर ले जा रहे हैं। अगर शुद्ध तर्क हमें ईश्वर, आत्मा और स्वतंत्र इच्छा का ज्ञान नहीं दे सकता, तो शायद व्यावहारिक तर्क यानी हमारी नैतिकता दे सकता है। शायद हम ईश्वर को जान तो नहीं सकते, लेकिन उस पर विश्वास करने के लिए एक नैतिक आधार ढूंढ सकते हैं। अगली बार हम कांट की नैतिक दुनिया में प्रवेश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कर्तव्य की आवाज और कैटेगोरिकल इंपरेटिव का सिद्धांत वो पुल बनाता है जो हमें नोमेना की अछूती दुनिया तक ले जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने एक ऐसी खाई का सामना किया था जहां हमारा तर्क हमें धोखा देने लगता था। हमने देखा कि जब तर्क अनुभव की दुनिया से आगे उन पारलौकिक सवालों के जवाब ढूंढने निकलता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता
तो वो विरोधाभासों में फंसकर रह जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इन सवालों के जवाब हमेशा के लिए असंभव है? क्या नैतिकता, कर्तव्य और अच्छाई सिर्फ एक भ्रम है? कांट के लिए इसका जवाब न में था। उन्होंने हमें शुद्ध तर्क की सीमाएं दिखाई ताकि वो हमें व्यावहारिक तर्क की असीम संभावनाओं से परिचित करा सके। सोचिए, अगर हम ईश्वर को जान नहीं सकते तो क्या हम उस पर विश्वास करने का कोई कारण ढूंढ सकते हैं? अगर हम स्वतंत्र इच्छा को साबित नहीं कर सकते तो क्या हम उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं? यही वो महान मोड़ है जहां कांट का दर्शन ज्ञान के दर्शन से आगे बढ़कर कर्म के दर्शन में प्रवेश करता है। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक ने हमें एक संकट में डाल दिया था। उसने हमें बताया कि शुद्ध तर्क की सीमाएं हैं, लेकिन कांट का मानना था कि मनुष्य केवल जानने वाला प्राणी नहीं है, वो कर्म करने वाला प्राणी भी है। इसलिए वो अब व्यावहारिक तर्क के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यानी उस तर्क का जो हमारे एक्शंस को निर्देशित करता है। कांट का नैतिक दर्शन दुनिया के सबसे प्रभावशाली दर्शनों में से एक है और ये दो मुख्य स्तंभों पर टिका है। कर्तव्य, ड्यूटी, कांट के लिए किसी एक्शन का नैतिक मूल्य उसके परिणाम में नहीं बल्कि उसके पीछे के इरादे में निहित है। सिर्फ वही एक्शन नैतिक है जो कर्तव्य के भाव से किया गया हो, सिर्फ इसलिए कि यह सही थिंग टू डू है, न कि किसी लालच, डर या फायदे के कारण। यह कांट का सबसे फेमस आइडिया है। यह नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धांत है। इसके कई फॉर्मुलेशंस हैं, लेकिन सबसे फेमस है वैसा ही एक्ट करो कि तुम्हारे एक्शन का सिद्धांत यूनिवर्सल लॉ बन सके। यानी कोई भी एक्शन करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं चाहूंगा कि दुनिया का हर इंसान हर समय इसी सिद्धांत पर एक्ट करे? कांट का इरादा यहां मनुष्य की गरिमा को स्थापित करना है। वो ह्यूम के संदेह और डायलेक्टिक के डेड एंड से निकलकर एक ऐसा मार्ग दिखाना चाहते हैं जो मनुष्य को स्वायत्त और तर्क संगत प्राणी साबित करे। वो श्रोता के मन में ये भाव भरना चाहते हैं कि नैतिकता किसी बाहरी दबाव जैसे ईश्वर का डर से नहीं बल्कि हमारे अपने ही तर्क से पैदा होती है। ये एक लिबरेशन का एहसास है। कांट यहाँ एक नैतिक कानूनदाता की भूमिका में है। उनकी मनोदशा आशावाद और गंभीर विश्वास से भरी है। वो मानवता में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर तर्क का वह स्रोत है जो उसे सही और गलत का फैसला करने की क्षमता देता है। ये साइकोलॉजी पिछले अध्यायों की निराशा के बाद एक ताजगी भरा झोंका है। कैटेगोरिकल इंपरेटिव आंतरिक कंपास का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर मौजूद है। यह दिखाता है कि नैतिकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं बल्कि हमारे अपने तर्क की देन है। ये अध्याय इस बात का फॉरशैडोइंग है कि कांट अब उन पारलौकिक विचारों, ईश्वर, आत्मा, स्वतंत्र इच्छा तक व्यावहारिक रास्ते से पहुंचेंगे। चूंकि हमें नैतिक रूप से एक्ट करने के लिए मानना है कि हम स्वतंत्र हैं, कि आत्मा अमर है और कि एक ईश्वर है जो अंतः वर्चू को रिवॉर्ड देगा, इसलिए ये व्यावहारिक पोस्टुलेट्स बन जाते हैं, यानी ऐसी चीजें जिन्हें मानना हमारे लिए नेसेसरी है। इस अध्याय का प्रभाव गहरा सम्मान और उत्थान का है। यह आपको ये एहसास दिलाता है कि आप सिर्फ नेचुरल फोर्सेस के पपेट नहीं हैं। आपके पास चॉइस है। आप कर्तव्य के लिए चुन सकते हैं। ये एक भारी जिम्मेदारी का एहसास भी है। अब आपके एक्शंस के लिए कोई बहाना नहीं है। ये आपको मनुष्य होने का गर्व कराता है। ये कांट के दर्शन का सबसे इंस्पिरेशनल हिस्सा है। ये अध्याय पूरी किताब के मुख्य उद्देश्य को पूरा करता है। शुद्ध तर्क की आलोचना का अंतिम लक्ष्य ज्ञान की सीमाएं बताकर विश्वास के लिए जगह बनाना था। और ये विश्वास ब्लाइंड फेथ नहीं बल्कि एक तर्क संगत नैतिक विश्वास है। कांट ने फिलॉसफी को ह्यूम के स्केप्टिसिज्म की कब्र से निकालकर एक नई जमीन पर खड़ा किया जहां मनुष्य अपने तर्क और अपनी नैतिकता के बल पर खड़ा हो सकता है। तो कांट ने हमें एक रास्ता दिखाया है। जहां तर्क विफल हो जाता है वहां नैतिक कार्य हमें आगे ले जाता है। हम ईश्वर को जान नहीं सकते, लेकिन एक नैतिक ब्रह्मांड की कल्पना करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना है। ये कोई कमजोरी नहीं
बल्कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। कांट ने हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी मुक्ति हमारे ज्ञान में नहीं, बल्कि हमारे कर्म में निहित है। अगली और अंतिम कड़ी में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कांट का ये सिंथेसिस ज्ञान की सीमा और नैतिकता की शक्ति आधुनिक दुनिया को परिभाषित करता है। अब हम कांट की दुनिया की इस महायात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। यदि आपने इस श्रृंखला का हर चरण हमारे साथ चलकर देखा है, तो आपने वो सब कुछ अनुभव किया है जो एक इंसान के दिमाग को सबसे ज्यादा उद्वेलित कर सकता है। हमने ह्यूम के उस झटके को महसूस किया जिसने कांट की नींद उड़ा दी। हमने खुद अपनी आंखों के सामने स्पेस और टाइम को हमारी चेतना का फ्रेमवर्क बनते देखा। हमने उस पल को जिया जब हमारी समझ अनेक कारण और प्रभाव जैसे नियमों से दुनिया को संगठित किया। हम तर्क की उस खाई के किनारे भी खड़े हुए जहां उसने स्वयं को विरोधाभासों में उलझा लिया। और फिर हमने नैतिकता के उस उज्जवल शिखर पर कदम रखा जहां कर्तव्य का शंखनाद हमें एक नया मार्ग दिखाता है। आज इस अंतिम कड़ी में हम इन सभी धाराओं को एक सागर में मिलते हुए देखेंगे। यह है वो परिणति जहां कांट का संपूर्ण चिंतन एक सिम्फनी की तरह बस उठता है। ये महान सामंजस्य का क्षण है। इस पूरी श्रृंखला का उद्देश्य केवल एक किताब का विश्लेषण नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण से आपको परिचित कराना था। कांट ने मानव ज्ञान के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हम उसे देखने के लिए बने हैं। ये कोपरनिकन क्रांति थी। और अब हम देखेंगे कि इस क्रांति का अंतिम फल क्या है। न केवल ज्ञान की, बल्कि अस्तित्व की एक नई समझ। कांट का पूरा ढांचा 3 स्तंभों पर टिका है जो एक दूसरे को सहारा देते हैं और मनुष्य के अस्तित्व को अर्थ देते हैं। जानना, ये वो दुनिया है जिसे हम विज्ञान के थ्रू जान सकते हैं। ये निश्चित, व्यवस्थित और सीमित है। यहां शुद्ध तर्क का शासन है। करना, ये वो क्षेत्र है जो अनुभव से परे है। हम इसे जान नहीं सकते, लेकिन अपने नैतिक कर्मों के थ्रू इसे अनुभव कर सकते हैं। यहां व्यावहारिक तर्क का शासन है। आशा करना, ये वो पुल है जो जानने और करने के बीच का अंतराल पाटता है। ये है स्वतंत्र इच्छा, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। ये सिद्ध नहीं हो सकते, पर इन पर विश्वास करना हमें एक सार्थक जीवन जीने की अनुमति देता है। कांट का लक्ष्य कभी भी दुनिया से विश्वास को मिटाना नहीं था। उनका लक्ष्य था विज्ञान और आस्था के बीच एक शांति समझौता कराना। उन्होंने हमें एक ऐसा ढांचा दिया जहां विज्ञान अपनी सीमा में रहकर प्रगति करे और फेथ अपने क्षेत्र में रहकर मार्गदर्शन दे। यही इस महाग्रंथ की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने मनुष्य को एक ऐसा प्राणी बताया जो एक साथ एक वैज्ञानिक, एक नैतिक एजेंट और एक आशावादी विश्वासी है। इस पूरी यात्रा का अंतिम भाव आतंक या भ्रम नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक शांति है। ये एहसास कि हर चीज का एक स्थान है। ज्ञान की सीमा होना कोई कमजोरी नहीं है। ये वो दीवार है जो हमें नैतिकता और आस्था के अनंत मैदानों की ओर एक द्वार प्रदान करती है। ये एक राहत की सांस है। अब हमें उन सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है जिनके जवाब देना संभव ही नहीं है। ये पुस्तक और कुछ नहीं बल्कि आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का जन्मदाता दस्तावेज है। लोकतंत्र का विचार कि हर व्यक्ति तर्कसंगत है, मानवाधिकारों का विचार कि हर व्यक्ति एक उद्देश्य है, और वैज्ञानिक पद्धति, ये सभी कांट के इसी संश्लेषण की देन है। उन्होंने हमें नाबालिगी से निकालकर स्वायत्तता दी। तो ये थी इमैनुअल कांट की अद्भुत दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो सरल नहीं, चुनौतीपूर्ण और जटिल जरूर है, लेकिन जिसमें छुपा है हमारे लिए ज्ञान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का उज्जवल रास्ता। कांट ने हमें नाबालिगी की बेड़ियों से मुक्त कर हमें स्वायत्तता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने हमें सिखाया, ज्ञान प्राप्ति का साहस करो, करने का साहस करो, आशा करने का साहस करो,
इस ज्ञान यात्रा में आपका साथ हमारे लिए बहुमूल्य रहा। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने समय निकाला, सुना, समझा और इस विचारधारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का साहस किया। अगली बार हम मिलेंगे एक नए विचार, एक नई किताब और नए प्रयास के साथ, जहां हम फिर से महापुरुषों के गूढ़ विचारों को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि हर व्यक्ति आसानी से उसे अपने जीवन में उतार सके। तो तब तक के लिए अपने मन को खुला रखिए, सोच को तेज रखिए और ज्ञान के दीपक को जलाए रखिए। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।